ChemFact Education. So before we start the MO diagram of BH3 molecule, H2O molecule के जो LGOs बनाए थे आपने, कौन कौन से बनाए थे? A1 and B2 सिमेट्रीज। अब अभी तो क्योंकि बहुत सिंपल मॉलिक्यूल था और दोनों हाइड्रोजन जो थे उनके जो वेव फंक्शन बने थे हमने देख लिए थे। A1 वाला ये था, दोनों सेम फेज में, ये था A1, और जो B2 था, B2 वो ऐसे था, एक रेड और दूसरा लेट्स सपोज व्हाइट। क्योंकि इस बार दोनों ही हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन तुमने सेम बना के देखा है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में आप लोग ये बात देखेंगे कि सर इन्होंने, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो BH3 हम पढ़ने वाले हैं, आप ये देखेंगे कि BH3 में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो आप जब इनके LGO बनाएंगे तो आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस हाइड्रोजन का LGO का जो सर ऑर्बिटल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा लिया हुआ है, जबकि इनके जो बाकी जो दो हाइड्रोजन है सर इनके LGO बनाते हुए इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम लिया हुआ है, इनका कोफिशिएंट इसका मतलब क्या है? कम है। तो अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ आई नहीं थी। तो हम इसको कैसे पता लगाते हैं कि किसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा या किसका कोफिशिएंट क्या होगा? कम होगा। तो अब हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट चलते हैं H2O की, कि मुझे कैसे पता लगता है कि ये दोनों सेम साइज के बनाने हैं LGO में, या किसी का साइज कम या ज्यादा होगा, किसका कंट्रीब्यूशन कम या ज्यादा होगा, ये कैसे पता लगाया जाता है? चलिए, तो देखो पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। वो तरीका ये है कि सबसे पहले, अच्छा ग्रुप थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ही आप ये बात समझ पाएंगे। आप ये मान लीजिए जो दो हाइड्रोजन है, ये था तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O। इसका जो वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो ψ1 है, इसका जो वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? ψ2 है। तो आपको ये देखना है सबसे पहले स्टेप, जब भी आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो, मैं तो पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा ना, इसका कोई एक छोटा सा पोर्शन आएगा। तो अगर हमें निकालना है कभी भी किसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा और एटॉमिक ऑर्बिटल का LGO बनाते वक्त, यानी कि मैं लिखूंगा टू डिटरमाइन द वेव फंक्शन ऑफ LGO। अगर हम LGO के वेव फंक्शन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, आपको वेव फंक्शन पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कंट्रीब्यूशन कम या ज्यादा होगा। तो आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है इसमें, सबसे पहला काम आपको ये देखना है, अगर हम ये सारे सिमेट्री ऑपरेशन, C2 इसमें एक ही है, सिग्मा V और सिग्मा V डैश, अगर हम ये सारे सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो तुम्हें ये देखना है कि इसको किसी भी एक को ले लो, लेट्स सपोज ψ1 पर क्या इफेक्ट होगा ऑफ ऑल दी सिमेट्री ऑपरेशंस। तो आप देखेंगे कि अगर हम ψ1 करते हैं तो E जो है वो करने पे ψ1 अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, लेकिन अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दोगे 180 डिग्री तो ψ1 की जगह क्या आ जाएगा? ψ2 आ जाएगा। ये वाला वेव फंक्शन यहां आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। सिग्मा V करेंगे अगर ये वाला तो भी ψ1 की जगह पे क्या नजर आएगा? ψ2 नजर आएगा। और अगर सिग्मा V डैश मोलिकुलर प्लेन से सिमेट्री से रिफ्लेक्शन लेंगे तो सिग्मा V डैश की जगह क्या नजर आएगा? सॉरी, ψ1 की जगह पे क्या नजर आएगा? ψ1 ही नजर आएगा। तो यानी कि कभी भी मैं कहूं कि या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो जो नेट गेट में आने के चांसेस हो सकते हैं कि किसी भी LGO का वेव फंक्शन हमें कैसे डिटरमाइन करना होता है, तो आप देखेंगे उसके वेव फंक्शन को लो, एटॉमिक ऑर्बिटल पे सारे सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब तुम जानते हो LGOs की सिमेट्री तो तुम पहले निकाल चुके हो, वो मैंने बताया था LGO की सिमेट्री कैसे निकालते हैं। तो या तो LGO की सिमेट्री क्या है? A1 है, या दूसरी क्या है? B2 है। हम जानते हैं A1 के कैरेक्टर जो है वो 1 1 1 1 थे कैरेक्टर टेबल में, और B2 के 1 -1 -1 और 1 थे। तो आप लोगों को इन दोनों की सिमेट्री निकालने के लिए आपको ये करना होगा कि A1 वाला जो LGO है उसमें किस वेव फंक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा जैसे कि मैंने ग्रुप थ्योरी में आप लोगों को बता रखा है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो हमें A1 वाले का वेव फंक्शन मिलेगा, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जो वेव फंक्शन ऑफ A1 होगा तो ψ1 इंटू 1 प्लस, हम ऐसे कर देते ग्रुप थ्योरी में, ψ1 इंटू 1 प्लस ψ2 इंटू 1 प्लस ψ2 इंटू 1 प्लस, अगर तुम ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 2ψ1 प्लस 2ψ2। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ψ1 प्लस ψ2 एक तरीके से आ रहा है, सिंप्लीफाइड वेव फंक्शन यही हो गया, लेकिन ये अननॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज करना हम लोगों को आता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम अच्छे से जानते हैं, क्वांटम में क्या जाएगा 1/√2 ψ1 प्लस ψ2। इसका मतलब तुमने ये काम करके क्या निकाल दिया है
तुमने ये काम करके A1 वाला जो LGO है उसका वेव फंक्शन लिख दिया है। इसका मतलब तुमने ये देखा कि दोनों के कोफिशिएंट क्या है, बराबर, और दोनों भी प्लस प्लस फेज में है, दोनों के सेम क्या फेज क्या होंगे, सेम। इसका मतलब तुम्हारा जो A1 वाला LGO है वो ऐसा बनेगा, अगर दोनों के फेज सेम और दोनों का साइज भी क्या लेना है, सेम लेना है। चलो अब मैं कहता हूं दूसरा LGO की सिमेट्री क्या थी, B2। अब आप दूसरे स्टेप पे आएंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा। अगर आपको दूसरे LGO का वेव फंक्शन निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, आप इनको B2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए और आप लोगों के पास क्या आएगा, Ψ1 × 1, यानी वेव फंक्शन दूसरे वाले का निकालना। इन जो स्टेप्स हैं जो मैं कर रहा हूं उनको ध्यान रखो कि LGO की सिमेट्री हमने कैसे डिटरमाइन की थी और वेव फंक्शन डिटरमाइन करना है तो क्या दो स्टेप्स हैं। पहले आप Ψ1 लेके सारे सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, देन जो भी उनकी सिमेट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हुए जाइए, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो Ψ1, तो आप अगर लिखे देखिए Ψ1 × 1 Ψ1, Ψ2 ये माइनस, ये होगा Ψ1 माइनस Ψ2 प्लस Ψ1, तो कुल मिला के पता क्या आएगा, 2 Ψ1 माइनस 2 Ψ2। सिंप्लीफाई कर देंगे 2 से डिवाइड करके Ψ1 माइनस Ψ2, लेकिन ये कैसा है, अननॉर्मलाइज्ड है। तो अगर आप इसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो B2 वाला LGO है उसकी जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो आएगा Ψ1 माइनस Ψ2। और अब वो कैसा होगा, इसका मतलब दोनों का कोफिशिएंट तो सेम है, 1 1 है, लेकिन एक का फेज अगर पॉजिटिव है दूसरे का कैसा होगा, नेगेटिव। कोफिशिएंट बराबर है तो LGO में दोनों का साइज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल ध्यान से स्टेप्स याद रखो। अगर वेव फंक्शन डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे, आप एक बार Ψ1 ले लिया, इसका Ψ2, इन सब सिमेट्री ऑपरेशंस का जब हम BS3 पे कर रहे होंगे तो सारे स्टेप जो मैंने स्टो के लिए बताए हैं BS3 के लिए करते हुए चल जाएंगे कि किस तरीके से हम सिमेट्री डिटरमाइन करते हैं और किस तरीके से हम वेव फंक्शन जो है डिटरमाइन करते हैं। हमें कैसे पता लगता है कौन सी लो बड़ी या छोटी, या किस ऑर्बिटल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा या कम होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे मूव करते हैं यहां से। नेक्स्ट इज, हमें यह पता लगाना है कि BS3 जो है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या सिखाता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें एक सिंप्लीफाइड BS3 का एमओ डायग्राम चाहिए, तो एक बेसिक आइडिया जो अब तक सिखाया है उसको अप्लाई करना है। यानी आप जानते हैं कि सर अगर हम BH3 का एमओ डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ऑन वन साइड वी शुड हैव बोरोन, ऑन अनदर साइड वी शुड हैव H3 के LGO। ठीक है, शेप का हमें आइडिया है ही कि BH3 मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इस तरीके से एक ही प्लेन में होंगे सारे। ठीक है, आप जानते हैं बोरोन के पास 2 ऑर्बिटल होंगे, एक 2s और px py pz, x y z 2p है। अच्छा, अब मुझे आप आंसर कीजिए कितने LGO बनेंगे और उनकी एनर्जी कहां होगी। आप जानते हैं कितने हाइड्रोजन है, 3, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, LGO। तो कितने LGO बन जाएंगे, 3, और एनर्जी वाइज वो यहां होंगे कहीं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो मैंने बता रखा है कि हाइड्रोजन की 1s की एनर्जी का आप कैसे आइडिया लगा पाते हैं। तो मान लो 3 LGO बनेंगे, 1 2 एंड 3। हमें नहीं पता कैसे होंगे, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं अभी, क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करते वक्त हम सोचेंगे जब ये तीनों हाइड्रोजन मिलेंगे तो 3 हाइड्रोजन के फ्रेगमेंट जो है इस तरीके से, मान लो एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से, इसको हटा देते हैं हम, H1 H2 H3, तीसरा हाइड्रोजन है, और बीच में क्या होगा, बोरोन। जब ये तीनों हाइड्रोजन LGO के डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना चाहते होंगे तो ये सोचेंगे कि एनर्जेटिकली तो हम 2s से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं और p ऑर्बिटल से भी कर सकते हैं। तो चलिए एनर्जेटिकली दोनों के लिए फेवरेबल है तो 2s की सिमेट्री का एक LGO प्रिपेयर करते हैं। हम जानते हैं, ये सोचते हैं कि बोरोन का 2s जो है लेट सपोज कुछ इस टाइप का होगा, पूरा फेज पॉजिटिव होगा। तो जानते हैं अगर बोरोन का जो s है वो स्फेरिकल है तो हम तीनों को भी एक ऐसा LGO बनाना होगा जिसमें हम तीनों सेम फेज में ही आए, इस तरीके से। बात में आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट LGO जो होगा, LGO नंबर 1 में बना के दिखाता हूं। पहले वाले LGO में तीनों जो हाइड्रोजन हैं इस तरीके से बना के दिखा रहा हूं, सेम फेज में आएंगे, और ये किसकी सिमेट्री से मैच कर रहा होगा, 2s की सिमेट्री से बात कर रहा होगा। BS3 मॉलिक्यूल में आप ये बात बहुत ध्यान से समझते हैं, अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये वाली है, और ये कौन सी है, C3 एक्सिस होती है। क्लियर है। तो इसी को हम क्या मानते हैं, Z एक्सिस मानेंगे। तो आप अच्छे से समझेंगे जो pz ऑर्बिटल है, अगर देखो
तीन हाइड्रोजन इस प्लेन में, एक यहां और एक यहां, और z एक्सिस कहां है? यहां। तो जो pz ऑर्बिटल है वो इनकी सिमेट्री से कभी भी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसे है और s यहां पर है तीन। तो इसका मतलब pz वाला जो है वो मैं अभी लेता हूं, वो कैसा रहेगा? नॉन बॉन्डिंग रहेगा, यानी ये इसकी सिमेट्री का कोई भी एलजीओ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो हम जानते हैं ये है बोरोन, ये है हाइड्रोजन 3, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर वाली z एक्सिस है तो ये वाली हो सकती है लेट सपोज x, और जो ये वाली है वो हो सकती है y। तो अगर py ऑर्बिटल है, py को ले लेते हैं पहले, कौन सा? py। किस तरीके से होगा बोरोन का py? इस तरीके से, यानी एक फेज पॉजिटिव तो दूसरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब तुम ये बात समझो कि जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, इसके py से इंटरेक्शन करने के लिए जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है उसका जो फेज है वो इसके साथ मैच करना जरूरी है, और जो नीचे वाले दो हाइड्रोजन हैं उनका फेज इसके साथ मैच करना जरूरी है, तभी ये किससे मैच कर पाएगा? py से। तो सेकंड वाला जो एलजीओ है वो किसके लिए है? py के लिए है। और शेप में आप लोगों को बता देता हूं, शेप में कैसा आएगा एलजीओ, बना दूं? समझ में आया भाई? जब एलजीओ बनाओगे तो हाँ बोरोन थोड़ी प्रेजेंट है, तो एलजीओ जो बना वो ऐसा है, ऊपर वाला मान लो एक फेज ये, और जो नीचे वाले हैं वो दो अलग फेज में होंगे, इस तरीके से, ठीक है। मैंने जिस तरीके से एलजीओ बनाया है आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। रियलिटी में भी जो ऊपर वाला है उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन साइज का आइडिया थियोरेटिकली बनाते वक्त किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन तुम्हें बस इतना पता हो सकता है कि ऊपर वाले का फेज अगर अलग है तो नीचे वाले को क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब देखो, अब हम px की सिमेट्री का एलजीओ बनाने की कोशिश करते हैं। तो px कैसा होगा? इस तरीके से, एक लोब इधर एक लोब इधर। हम जानते हैं अगर तीन हाइड्रोजन है, इसका फेज इस वाली लोब के साथ मैच करना जरूरी है, इसका फेज इस वाली लोब के साथ मैच करना जरूरी है, और उसका फेज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे डॉट की तरह, और मैं यहां इसे कहूंगा ये क्या है? एक नोड की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये थियोरेटिकल तरीका है इन एमओ डायग्राम बनाने का, तो यहां से तो तुम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। ये तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तीन, अभी मैं एक चीज बता दूंगा कि ये नोड क्यों है, लेकिन मैंने क्या बता रहा हूं, हम कौन से तरीके से चल रहे हैं? सिंपलीफाई तरीके से। अभी तो हमने लिखा ही नहीं इसकी सिमेट्री क्या है, इनकी सिमेट्री क्या होगी, एलजीओ की सिमेट्री क्या होगी, एलजीओ के वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे। जब तक हम सारी बातें नहीं निकाल लेंगे तब तक मैं थोड़ी बता सकता हूं ना तुम बता सकते हो कि सर ये वाला नोड क्यों है। लेकिन रटने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, BS3 का थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, जरूरी थोड़ी हर बात पूरा डिटेल में जाकर निकालेंगे। तो मेरे को अगर तुम BS3 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे दिमाग में आइडिया होता है, रफ वाला भी, और अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो मेरे को तरीका भी आता है फाइंड आउट करने का। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो तीसरा एलजीओ है, एक का फेज रेड, दूसरे का व्हाइट, और तीसरे वाला डॉट यानी नोड। तो ये हैं वो तीन एलजीओ। पेपर में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, BH3 के जो है एलजीओ उनको बनाकर दिखाइए। मैंने तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज सिखाई है, क्योंकि जब हम सिंपलीफाई चीज पढ़ रहे होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है आप हर एक चीज का प्रॉपर रीजन जान पाए। जैसे कि आप ये नहीं जान पाएंगे, इसमें तो तीनों एस जो है वो हमेशा BH3 का कहीं भी एमओ डायग्राम देखेंगे तीनों H के जो ऑर्बिटल हैं वो बराबर साइज के होंगे, लेकिन ये वाला जो हमने एलजीओ बनाया है इसमें ऊपर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा। और कंट्रीब्यूशन का कैसे पता लगता है कि किसके ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? तो वो मैंने अभी बताया है, H2O के केस में कंट्रीब्यूशन का पता लगता है जब हम वेव फंक्शन ऑफ एलजीओ निकालेंगे, ठीक है। यहां थियोरेटिकली कोई भी बता नहीं सकता है। इसका कोई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों आ रहा होगा वो भी देखेंगे। तो यानी कि ये थियोरेटिकल बेसिस पे इतना मोर देन सफिशिएंट है कि हम ये तीन एलजीओ भी बता दे तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो हमारे पास जब इनको हम एक साथ लिखेंगे, क्वेश्चन ये हुआ बोरोन के 2s की सिमेट्री का एलजीओ बन पाया? आंसर इज यस सर। तो ये वाला और ये वाला मैच करेंगे, एक सिग्मा 1 बन जाएगा, ठीक है। शेप कैसी आएगी सिग्मा 1 की? हम जानते हैं बोरोन है बीच में इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बनाऊं मैं इसको? बोरोन है इस तरीके से और तीन हाइड्रोजन बिल्कुल बराबर लोब रखते हुए इस तरीके से है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस रीजन में, एमओटी का मानना है इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, अब पीजेड की सिमेट्री का कोई भी नहीं है, हम जानते हैं अच्छे से। पी की सिमेट्री का भी है और पी एक्स की सिमेट्री का भी है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाएंगे पी एक्स और पी वाई की सिमेट्री का, मैंने 20 से बनाता हूं, दोनों एलजीओ ये इंटरेक्ट करेंगे, 2 वाला और 3 वाला, दोनों सेम एनर्जी के आएंगे।
किसी को अगर इससे डाउट हो कि सर ये दोनों सेम एनर्जी से क्यों बना दिया आपने, तो मैंने क्या बताया, यहां अगर तुम थियोरेटिकल प्रेडिक्शन करना सीख रहे हो, इन मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम तुम यहां बैठ के बनाना चाहते हो बिना ग्रुप थ्योरी, बिना क्वांटम के, क्यों, तो क्या तुम्हें सारे आंसर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। और जब मैं ग्रुप थ्योरी प्लस क्वांटम अप्लाई करूंगा तो मैं बता दूंगा कि इन दोनों की एनर्जी बराबर क्यों है। फिलहाल आप लोग ध्यान रखेंगे पीएक्स और पीवाई से बनने वाले दोनों बराबर होंगे। तो ये बन गया है अगर सिग्मा 1, तो ये होगा सिग्मा 1 स्टार। मान लो ये सिग्मा 2 और सिग्मा 3, क्योंकि इंटरेक्शन तो सिग्मा ही हो रहे हैं, कहीं पाई इंटरेक्शन तो अब तक हमने लिए ही नहीं है। पाई इंटरेक्शन तो आएंगे जब मैं CO2 का मॉलिक्यूल एमओ डायग्राम बनाऊंगा, तो सिग्मा इंटरेक्शन भी होंगे और ये p ऑर्बिटल कार्बन के p से पाई इंटरेक्शन करते हुए भी चलेंगे, तब मैं वहां पाई इंटरेक्शन लिखूंगा। तो ये सिग्मा स्टार है, तो इस तरीके से सिग्मा 2 स्टार बनेगा, सिग्मा 3 स्टार बनेगा। सिग्मा 2 और सिग्मा 3 आप बना सकते हैं, आप जानते हैं। मान लो सिग्मा 1 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, सिग्मा 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? आप जानते हैं सिग्मा 2 लेट सपोज किसके, ये वाला एलजीओ है, ये वाला एलजीओ किसके लिए बना था? पी वाई के लिए बना था। तो पी वाई में ऊपर वाला फेज था इस तरीके से, नीचे वाला फेज था रेड, हाइड्रोजन के दोनों फेज इस तरीके से, यही है इसके एलजीओ। तो जब इंटरेक्शन होगा तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसको हम बना चुके हैं, बैक करना पड़ेगा, undo like this। इसमें एक नोड आएगी आपको बनती हुई दिखाई देगी। सिग्मा 3 से जो शेप है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो कैसी बनती हुई नजर आएगी? तो सिग्मा 3 वाला किसके लिए है? सिग्मा 3 वाला था px के लिए, यानी एक p ऑर्बिटल था जो कि इस तरीके से था, इस तरीके से, और दो हाइड्रोजन थे, एक यहां और एक यहां। और हम जानते हैं इस वाले का हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसको रफली हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वो इनके साथ वैसे भी इंटरेक्शन करता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसको नोड क्यों बोला है यू विल अंडरस्टैंड अभी थोड़ी देर में बस। तो अगर शेप की बात करोगे तो इस तरीके से आएगा। ये कौन सी एक्सिस पे है? एक्स पे है। ये कौन सी पे है? वाई एक्सिस पे है। तो एक मान लो ये वाई है, ये एक्स है, तो जो प्लेन से बाहर होगी वो Z, तो जो ये वाला है वो Z हो जाएगा। BS3 के में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 3, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 3। तो फिलअप कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात समझ में आ गई? तो आप यहां से BS3 के एमओ डायग्राम को देख के ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये इसके होमो है जो कि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है। लूमो जो है इसका pz ऑर्बिटल है जो कि खाली अवेलेबल है इसके पास, और इसके पास भी सिग्मा स्टार प्रेजेंट हैं। H2O में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जब मैंने H2O का डायग्राम पढ़ा है वो पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा H2O जो है उसका होमो कौन सा था, या H2O जो है उस मॉलिक्यूल के ल्यूमो कौन से हैं। तो आप जानते हैं होमो जो था उसके एमओ डायग्राम में जाइए तो आपको नजर आ जाएगा जो pz ऑर्बिटल था वो था, और इसकी सिमेट्री जो है वो क्या थी? A1। ऐसे ही जो ल्यूमो थे उसकी सिमेट्री क्या थी? B2 स्टार थी, और B2 किस टाइप का बॉन्ड है? सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा स्टार। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो एमओ डायग्राम अपने सामने रखिए, इन सभी बातों को ध्यान दीजिए। यही टफ क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेट गेट लेवल के ये सबसे टफ क्वेश्चन है कि H2O के ल्यूमो कौन से होते हैं। एमओ डायग्राम किसी को आता नहीं है, जो मोस्टली बच्चे सीखते हैं वो सीखते हैं आसान वाला। जैसे ये जो मैंने सिखाया है, दिस इज द एमओ डायग्राम ऑफ BH3 बट इट कंटेन्स हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशंस। इसका कोई आंसर नहीं बता पाएगा कि ये दोनों सेम एनर्जी के क्यों हैं जबकि इंटरेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। हालांकि इसमें भी एक नोड है, इसमें भी एक नोड है, ये बात तो कनेक्ट की जा सकती है। तो कुछ लोग ये आंसर कर देते हैं कि दोनों में एक एक नोड है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये सिर्फ इस एमओ डायग्राम को याद रखने के तरीके हैं। अब मैं चलता हूं डिटेल एंड क्वांटम मैकेनिकल एंड ग्रुप थ्योरी का जो एनालिसिस मिक्स करके कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी सिमेट्री क्या होगी। एमओ डायग्राम तो यही बनेगा, बस हमें यह पता होगा कि इसकी सिमेट्री A1 है या किसकी सिमेट्री क्या होगी? एलजीओ की सिमेट्री। यानी अब स्टेप नंबर 2, अब फिर से देखना, जो H2O के लिए क्या था BS3 के लिए करूंगा, और यही मैं हर बार करता जाऊंगा। तो कुछ टाइम में आपको स्टेप्स ध्यान हो जाएंगे कि सर अगर हमें वेव फंक्शन निकालने हैं एलजीओ के तो हम ये 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे, अगर हमें सिमेट्री निकालनी हो एलजीओ की तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताइए BS3 के 2pz जो है उसकी सिमेट्री क्या होगी, उसका पॉइंट ग्रुप की टेबल दे रखी होगी। तो ये सब मिक्स होके आता है, केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी, ग्रुप थ्योरी। तो अगर ये सब सीखना है बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ रहिए। तो लेकिन अब हमें ये बात समझना है, अगर मैं BS3 का एमओ डायग्राम बनाना चाहता हूं तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि BS3 जो है उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है। उसका होता है पॉइंट ग्रुप D3H। तो वी नीड अ पॉइंट ग्रुप टेबल ऑफ D3H एंड दिस इज द कैरेक्टर। सो इस कैरेक्टर टेबल में
D3H की। आप जानते हैं ये जो मॉलिक्यूल सिंबल्स हैं, कई बार तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सिर्फ यही होते हैं कि आपको कैरेक्टर टेबल देख के बोलेंगे मॉलिक्यूल सिंबल क्या होंगे। हम जानते हैं 1D या 2D हमने बताया, जो मैंने वहाँ भी बताया था जब आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी कि E रिप्रेजेंट करता है डबली डीजेनरेट, यानी 2 डीजेनरेट स्टेट्स हैं। अगर मैं यहाँ ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ और किसी ऑर्बिटल की सिमेट्री E डैश आ रही है, इसका मतलब वो 2 ऑर्बिटल हैं और इक्वल एनर्जी में हैं। A या B जो होते हैं, इसमें B नहीं है, वो सिंगल ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, वो डीजेनरेट नहीं होगा। अगर T2 या इस टाइप का कोई कैरेक्टर होता है, मॉलिक्यूल सिंबल होता तो T रिप्रेजेंट करता है ट्रिपली डीजेनरेट, यानी 3 ऑर्बिटल होंगे इक्वल एनर्जी में। अब आप ग्रुप थ्योरी को कनेक्ट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपने इस कैरेक्टर टेबल को यूज करते हुए कहा कि किस तरीके से एलजीओ की सिमेट्री फाइंड आउट करनी है या एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, वो देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है एक्चुअल तरीका और इससे एक भी आंसर गलत नहीं आएगा। और वो एक्चुअल तरीका है कि हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BH3। तो चलना स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं BH3 का एमओ डायग्राम बनाते वक्त सबसे पहली बात तो आपको पेन सही सेलेक्ट करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने ये कर लिया। इधर है बोरोन एंड यू नो बोरोन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, 2s ऑर्बिटल है और आप जानते हैं px, py और pz भी हैं, x, y एंड z, ये सारे 2p ऑर्बिटल्स हैं। आप जानते हैं अगर मैं कहूं आपसे कि दूसरी साइड पे क्या होगा, तो ये अभी आप थोड़ी देर पहले बना के आए हैं, आप बोलेंगे सर जो 3 हाइड्रोजन है H, इस H3 फ्रेगमेंट के एलजीओज हैं, जिनका हमें थोड़ा रफ आइडिया अभी तक आपने दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें इनको सोचना है। अब हम बात करते हैं आपसे कि 2s जो है, ये वाला जो बोरोन का 2s ऑर्बिटल है, उसकी सिमेट्री क्या होगी। तो फिर से सोचिए H2O की तरह, H2O में ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन एटम के पास जो ऑर्बिटल थे उनकी सिमेट्री हम कैसे निकालते थे, तो आंसर था सर, उसका आंसर था कैरेक्टर टेबल से। आप जानते हैं अगर 2s ऑर्बिटल आपके पास है और 2s ऑर्बिटल पे आप चाहे E करिए या C3 करो या कुछ भी करो, सब उससे उसकी सिमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप करके देखिए कि चीज को, तो आप जानते हैं कि जो 2s है, इसका मतलब उसकी सिमेट्री जो है वो क्या आ गई है, A1, यानी इसमें भी ये A1 सिमेट्री का ऑर्बिटल है। PZ इसी तरीके से भाई आप PX लीजिए, PY लीजिए और PZ लीजिए, ठीक है। अगर आप PZ लेते हैं, मैं एक और करके दिखा रहा हूं, सारे नहीं करके दिखाऊंगा। अगर आप PZ करते हैं, देखो अब मैं PZ को कैसे रिप्रेजेंट करूं, एक बार इस कैरेक्टर टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सो दैट कि मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि PX और PY की सिमेट्रीज क्या होगी ये आपका काम है। चलो, ये कैरेक्टर टेबल, ठीक है। अब देखो, अगर BH3 मॉलिक्यूल जिसका पॉइंट ग्रुप D3H है, और कैसे है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरी जो मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाई है उसमें इन सभी चीज़ों को समझाया है, एक एक पॉइंट समझाया है कैरेक्टर टेबल, और आज मैं उसको यूज़ करता हुआ दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसे हम यूज़ करते हैं और कितनी एप्लीकेशंस हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें पेपर में नहीं ऐड हुई हैं, इनका साफ साफ नाम लिखा हुआ आ गया है, तो इनसे क्वेश्चन आएगा। तो वी नो दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज C3। तो जो PZ ऑर्बिटल है दैट मींस वो यहां पे होगा इस तरीके से। बात समझ आ गई? जैसे हमने पहले भी कहा था, ये है PZ ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम E करते हैं PZ ऑर्बिटल पर, वैसे तो कैरेक्टर टेबल अगर आपको किसी याद रखना पेपर में D3H की कैरेक्टर टेबल गिवन है तो इसके आगे वाले पोर्शन भी गिवन होंगे, जहां पे Z लिखा होगा वो आपको PZ की सिमेट्री बता ही देगा, क्योंकि आप जानते हैं कैरेक्टर टेबल के आगे वाले पोर्शन भी बनवाए ना मैंने, अलग कॉलम भी, तब मैंने साफ साफ बताया था कि ये वाला कॉलम ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के बारे में काफी अच्छा आइडिया दे देता है। जिस तरीके से Z एक्सिस ट्रांसफॉर्म हो रही होगी उसी एक तरीके से PZ भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं, दूसरा वाला काम अपने आप कर लेंगे। PZ में E करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। C3 करोगे, C3 करने पे आप जानते हैं अगर यही Z एक्सिस है और इसी पर p ऑर्बिटल है, इसी एक्सिस पे p ऑर्बिटल है और इसी को आप 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज वाई 1। अब हम बात करते हैं, अगर हम C2 करते हैं, हम जानते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए जो C2 है वो ये वाली है जो BH बॉन्ड को है, बात सुना रही, बोरोन, ठीक है, यहाँ बीच में बोरोन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये वाली C2 है, 3 C2 है इसके अंदर। अब 120 डिग्री पे 180 पे रोटेट करोगे तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन चेंज करेंगे, लेकिन हम हाइड्रोजन को थोड़ी देख रहे हैं, हम तो p ऑर्बिटल को देख रहे हैं। एक्सिस ऐसे जा रही है, 180 डिग्री रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन की जो ये p ऑर्बिटल इनकी लोब्स जो है वो अपनी पोजीशन पे चेंज कर लेगी, दैट मींस 1 के बाद कौन सा आ जाएगा, -1। और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 के बाद -1 दो में आ रहा है, या तो A2 डैश या A2 डबल डैश, इन दोनों में से किसी कोई एक सिमेट्री होगी PZ की, आगे और देख लेते हैं। अब अगर आप एक काम करते हैं, सिग्मा H करते हैं, देखिए
सिग्मा एच करने पर जो pz ऑर्बिटल है उसकी जो सिमेट्री है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा एच कौन सा होता है बोलो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये p ऑर्बिटल भी इस तरीके से, तो फेज चेंज हो रहे हैं यानी कि चेंज होगा तो -1। आप समझ गए होंगे क्या है सिमेट्री इसकी, A2 डबल डैश है क्योंकि यहाँ A2 डैश में ये है। आगे भी करके देख सकते हैं आप। S3 करना चाहते हैं, पहले आप रोटेट कीजिए 120 डिग्री 120 डिग्री पीजेड ऑर्बिटल को रोटेट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेते ही साइन क्या हो जाएगा, चेंज। बेटा सारी बातें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। S3 में डाउट है, C2 में डाउट है, पॉइंट ग्रुप में डाउट है, कैरेक्टर टेबल्स में डाउट है, तो आप इस लेक्चर को देख ही क्यों रहे हैं। आपको पहले ग्रुप थ्योरी देखनी होगी कंप्लीट जो मैंने पढ़ाई है, क्योंकि मैंने इसी पर्पज से पढ़ाई है कि यहाँ पे यूज करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि बार बार सारी चीज दिखाई जाए, मैं सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं अब सिग्मा वी करता हूं, सिग्मा वी आप अच्छे से समझते हैं, BH3 में क्या होगा, जो BH बॉन्ड से कंटेन करता हो जा रहा है, मान लो बोरोन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस तरीके से, तो ये भी एक सिग्मा वी है, 3 सिग्मा वी होते हैं, तो p ऑर्बिटल को तो ये बीच से कट करेगा ना, बीच से कट करेगा तो दोनों साइड तो मिरर इमेज सेम है, तो दैट मींस आप लिख सकते हैं कि सर pz जो है उसकी सिमेट्री A2 डबल डैश है, यानी कि हम ऑर्बिटल के लिए A2 डबल डैश यूज करेंगे। इसी तरीके से आप px ऑर्बिटल लीजिए और py ऑर्बिटल लीजिए, या कैरेक्टर टेबल देख लीजिए। अगर आप D3 से कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो e डैश के सामने आपको x और y लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब px और py जो है दो डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे और दोनों की सिमेट्री क्या होगी, e डैश। कैसे फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे मैंने pz ऑर्बिटल लेके सारे सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, आप px और py लेको करके देखो, आपको यही मैच करते हुए नजर आएंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आप समझ गए सर pz जो है A2 डबल डैश और x और y डबली डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और जिनकी जो सिमेट्री है वो e डैश सिमेट्री होगी, यानी कि LGO अगर इनमें से किसी एक सिमेट्री के होंगे तो ही वन के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब दूसरा स्टेप कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन LGOs की सिमेट्री क्या है। तो LGOs की सिमेट्री फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या थे, तो आप जानते हो H2O फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से है, एक है H3, एक H इस तरफ है, एक H इस तरफ है, एक H इस तरफ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बिल्कुल कॉर्नर पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमें जब भी ये फाइंड आउट करना था कि LGOs की सिमेट्री क्या होगी, तो हमें देखना था कि इन सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड ऑर्बिटल्स या अनचेंज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं, यही करना था हमें। और अगर अनचेंज्ड ऑर्बिटल्स देखेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, तो सबसे पहले सारे सिमेट्री ऑपरेशन लिख लो कौन कौन से थे। E था, C3 था, C2 था, सिग्मा H था, S3 था और सिग्मा V था, ताकि हम मैच कर पाएं। तो देखो अब हम एक तरीके से ग्रुप थ्योरी की टर्म में बोलूं तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मान रहे हैं और बेसिस सेट किनको मान रहे हैं, जो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं LGOs को। अब अगर मैं E करूंगा तो कितने अनशिफ्टेड रहेंगे, तीनों के तीनों अनशिफ्टेड रहेंगे। C3 करने पर तीनों के तीनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। C2 करने पर C2 मॉलिक्यूल के हिसाब से देखना, क्योंकि मॉलिक्यूल इस तरीके से B H H H, तो C2 वाली एक्सिस जो है B और H बॉन्ड के होते हैं, 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये वाले दोनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड ऑर्बिटल या अनचेंज कितने हैं, 1 है। सिग्मा V करके देखो तो ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये अपनी जगह रहेगा। S3 करोगे तो सीधी सी बात है, पहले 120 C3 के 120 रोटेट करोगे, जब C3 करते ही ये रोटेट अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं तो अनशिफ्टेड कितने हो गए, 0। सिग्मा H होगा एक, इसको सिग्मा H ले लेते हैं बेटा। और अगर सिग्मा H करेंगे तो सिग्मा H हम जानते हैं कौन सा, जिसमें मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो अनशिफ्टेड कितने रहेंगे, 3 के 3 अनशिफ्टेड रह जाएंगे। और सिग्मा V करने पे हम कर चुके हैं 1। अब ये मैच करें, ये है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक बात देख लेना, मेरे हिसाब से मैंने सारे सही गए हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। दूसरा स्टेप क्या था, जब भी तुम्हें LGO की सिमेट्री डिटरमाइन करनी हो, यानी कि लिख लो अगर कभी भी स्टेप्स टू डिटरमाइन, ये आ गए पेपर में स्टेप आता है, सिर्फ परफॉर्म करना, पूरा एमओ डायग्राम बनाना नहीं आएगा। स्टेप्स टू डिटरमाइन सिमेट्रीज ऑफ LGO, सबसे पहले क्या करना है, जो वो LGO हैं उनको बनाओ और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड ऑर्बिटल्स या अनचेंज ऑर्बिटल कितने होंगे वो लिख लो। उसके बाद ये है रिड्यूसिबल, नाउ यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप वो काम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 2 सिमेट्रीज A1 और E डैश
इन दोनों के समेशन से ये वाली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन रही है। पेपर में कितनी बार नेट गेट में क्वेश्चन आया हुआ, इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इररिड्यूसिबल कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, या कितनी बार ये वाली रिप्रेजेंटेशन इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या करते थे, रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में चेंज करते थे। मैं नहीं करके दिखाऊंगा, मैंने पढ़ा रखा 50 बार। अब देखो, अब तुम कंफर्म भी कर सकते हो। कैसे कंफर्म करोगे, चलो आप कहोगे सर आपको लगता है ये A1 और E डैश के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ है। A1 तो हम जानते हैं 1 1 1 1 1 1, और अगर आप E डैश देखेंगे तो कैरेक्टर टेबल की बात कर रहा हूं तो कैरेक्टर टेबल में E डैश देखो, E डैश क्या 2 -1 0 2 -1 0, ठीक है 2 -1 0 2 -1 0। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 + 1 3 1 -1 0 1 3 0 1। बात समझ आई? यानी कि ये वाली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों सिमेट्री, जो ये दोनों सिमेट्रीज है इन्हीं से आ सकती है। यानी एलजीओ की ये वाली सिमेट्रीज जो इनसे आ रही है, तो या तो एलजीओ की सिमेट्री A1 होगी या क्या होगी, E डैश होगी। तो अब मैं डायरेक्ट यहां पे लिखना चाह रहा हूं सिमेट्री ऑफ एलजीओ। मेरे लगता है मैं दूसरी बार करवा रहा हूं और इतने सारे एमओ डायग्राम हैं, आप 50 बार करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए मैं कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो अब तो यानी कि हमने ये देख लिया है जो एलजीओज होंगे A1 सिमेट्री के होंगे और दो जो हैं डबली डिजेनरेट E डैश सिमेट्री के होंगे। अब आप लोग समझ पाएंगे एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BH3। आपके पास यहां कुछ सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं, कुछ यहां सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं, ये एलजीओज हैं। तो हम जानते हैं A1 सिमेट्री से मैच करेगा तो A1 सिमेट्री का बनेगा, ठीक है। शेप वगैरह जो मैंने पहले बनाई थी वही बनेगी, ठीक है। अगर हम बात करें एक A1 बनेगा तो क्या बन जाएगा, एक बेटा A1 स्टार। अब पिछले वाले एमओ डायग्राम से मैच करते चले जाना, ये सिग्मा 1 कैसा था, तो सिग्मा 1 की सिमेट्री A1 हो गई, यही करे सिग्मा 2 सिग्मा 3। अब आप समझिए PX और PY, और PX और PY जो है यहां पर दोनों ही डिजेनरेट हैं, तो E डैश वाले दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे दो एलजीओ से, तो दो इस तरीके से बनेंगे और दो इस तरीके से। ये दोनों E डैश सिमेट्री के हैं तो इसकी सिमेट्री होगी E डैश स्टार, यही बात हो गई। और जो PZ पिछली बार खाली रहा था, अगर मैं पूछूं PZ की सिमेट्री क्या होगी तो आप आंसर करेंगे सर A2 डबल डैश, ये है होमो। और बाकी सारी चीज जो पुराना वाला एमओ डायग्राम मैंने इससे पहले सिंपलीफाई करके बनाया था उससे आपको पता चल जाएगा। अब सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर आपको कैसे पता लगेगा जो 3 एलजीओ हैं वो कैसे हैं, उसमें किस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसका कम है, किसके ऑर्बिटल को आपने बड़ा बनाया छोटा बनाया, तो वो हम कैसे बता सकते हैं। और वो तरीका है फाइंड आउट करने का, क्या लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ एलजीओज। आपको सिमेट्री तो पता ही है, जो एलजीओ है उनकी सिमेट्री या तो A1 है या फिर क्या है, A डैश है। अब आप लोगों को सिर्फ ये देखना है, मैंने क्या बताया था कि कभी भी डिटरमाइन करना हो आपको एलजीओज की सिमेट्रीज को, तो H2 के केस में मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि बेटा आप लोग एक काम करेंगे और वो काम ये होगा कि मान लो ये 3 हाइड्रोजन है 1 2 and 3, दिस इज योर शाई 1, दिस इज योर शाई 2, दिस इज योर शाई 3, ये तीनों ही मिलकर एलजीओ बनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो मैंने क्या बताया था, किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल को पकड़ लो शाई 1 को, और सभी सिमेट्री ऑपरेशंस का इफेक्ट देखो क्या होगा। सभी सिमेट्री एलिमेंट्स का नहीं, ऑपरेशन का। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्री एलिमेंट एंड द सिमेट्री ऑपरेशन। तो अगर सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें तो आपको ये वाली बात भी अब समझ में आएगी कि ये है आपके एलजीओ। इधर मैंने बताया था E जो 2C3 लिखा होता था, क्या BH3 में 2C3 है? नहीं, वो दो ऑपरेशन थे। एक को मैंने कैसे बताया था, C3 डैश, एक C3 डबल डैश। C3 डैश का मतलब कितना हुआ भाई, C3 के अलोंग जब आप रोटेशन करते हैं, एक बार पहले कितने करते हैं 120 240 360, तो कितनी बार रोटेशन करते हैं 3। 360 तो 0 के बराबर हो जाता था, सब पढ़ाया हुआ है, मैं बार बार नहीं बोल रहा इसको। ऐसे ही जो C2 है आपके पास 3 थी, एक को C2 1 मान लिया, एक को C2 2 मान लिया और एक को C2 3 मान लिया। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा आपके पास सिग्मा H था, सिग्मा H तो एक ही है, यहां कर देते हैं। S3 2 हैं, 2 ऑपरेशन होंगे, मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने सिखा रखे हैं। S3 1 S3 2 और सिग्मा कितने हैं 3 हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, 3 सिग्मा होंगे, इनको यहां ले आते हैं।
एक को सिग्मा V1 मान लेते हैं, सिग्मा V2 मान लेते हैं, सिग्मा V3 मान लेते हैं। तो आपको सभी सिमेट्री ऑपरेशंस का इफेक्ट देखना है ऑन दीज एलजीओज, ठीक है। आप एलजीओ इन द सेंस बस साइवन को पकड़ लो, आप ई करेंगे तो साइवन कहां जाएगा, तो आंसर है सर ई करने पे ना साइवन अपनी जगह पे ही रहेगा, तो क्या बन गया साइवन। अगर मैं C3 करता हूं, C3 कौन सी एक्सिस है, ये वाली परपेंडिकुलर वाली, जैसे ही मैं इसके अलोंग रोटेशन करूंगा तो देखो साइवन आ जाएगा कहां, साई3 की जगह, और साई2 आ जाएगा साइवन की जगह। तो एक बार रोटेशन करने पे साई2 बन जाएगा ये, एक बार और फिर 120 के बाद 240 डिग्री रोटेशन करूंगा तो दूसरी बार रोटेशन करने पे उसकी जगह क्या जाएगा, साई3 आ जाएगा। अगर हम C2 करते हैं, C2 कौन सी होगी, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से है, बीच में बोरोन है, तो एक C2 ये है, एक C2 ये है और एक C2 ये है। ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। C2 जब इस साइवन को वाले हाइड्रोजन को लेके C2 करोगे तो साइवन की जगह क्या रहेगा, साई1। जब तुम लोग इस साई2 को लेके रोटेशन करोगे 180 डिग्री तो साई1 को कौन रिप्लेस करेगा, साई3। लेकिन आप जब इस वाले को लेके रोटेशन करेंगे तो इसकी जगह क्या जाएगा, साई2। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को आराम से देख के रोक के देखो। ग्रुप थियरी जो मैंने पढ़ाई है बेटा प्लीज उसको पढ़ो, अदरवाइज मुझे पता है डिफिकल्ट हो रहा होगा काम काफी। नेक्स्ट सिग्मा एच जो है, सिग्मा एच करेंगे अगर हम, चलो साई2 हो गया, इसको बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। साई1 साई2 बीच में बोरोन है, इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं। चलो अगर सिग्मा एच करते हैं तो साई1 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तो ये आ गया है साई1। S3 डैश अगर हम करते हैं, यानी S3 मतलब पहले आपको इस एक्सिस के अलोंग 120 डिग्री रोटेशन करनी है, तो साई1 की जगह क्या आ जाएगा, साई2। देन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, तो यहां आ जाएगा साई2। ऐसे ही अगर एक बार और रोटेशन करेंगे, S3 का मतलब क्या है, दो बार रोटेशन, C3 ट्वाइस, तो साई3 जो है यहां आ जाएगा, और परपेंडिकुलर रोटेशन लेंगे तो यहीं पे आ जाएगा क्या, साई3। सिग्मा V करेंगे V1, यानी ये मान लो V1 है तो साई1 की जगह क्या रहेगा, साई1। सिग्मा V2 करेंगे, यहां से करेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, साई3 आ जाएगी। और अगर इससे सिग्मा V3 करेंगे तो साई2 आ जाएगा यहां पर। तो ये है, आप अगर ये सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मैंने क्या बताया था, जब भी वेव फंक्शन डिटरमाइन करना हो तो एक वेव फंक्शन को पकड़ो, सारे सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपके पास ये आ जाएंगे वेव फंक्शंस। अब आपको एलजीओज की सिमेट्री पता होनी चाहिए। तो जो एलजीओज हैं उनकी जो सिमेट्रीज है, A2 डैश का तो कोई भी एलजीओ था ही नहीं, सिर्फ एलजीओज की दो सिमेट्रीज, एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, या तो A1 या A डैश। तो कैसे मैंने बताया था वेव फंक्शन निकालते हैं, आप जानते हैं A1 जो होता है उसके सारे के सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, 1 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 1। तो कैसे निकालेंगे आप A1 वाले LGO का वेव फंक्शन, तो आप सबको ऐड कर देना। साई1 1 2 3 4 बार आया है, तो यानी 4 टाइम्स आपको साई1 मिलेगा, प्लस 4 टाइम साई2 प्लस 4 टाइम साई3। सिंप्लीफाइड अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लिखेंगे तो तीनों के कोएफिशिएंट यानी कुल मिला के क्या है, बराबर है। जब तीनों के कोएफिशिएंट बराबर है तो 4 लिखने से कोई मीनिंग नहीं है। और अगर आप इसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम जानते हैं क्या आएगा, 1/√3। तो दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द LGO ऑफ द सिमेट्री A1। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहां से आप बना सकते हैं क्या, आप यहां से ये बात बना सकते हैं कि सर जो हमारा A1 सिमेट्री वाला LGO है ना, इसका मतलब उसके साई1 साई2 साई3 तीनों के तीनों जो हैं उनकी जो कोएफिशिएंट है वो बराबर है, उनका कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। तो दिस शुड बी आवर फर्स्ट LGO। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, इसी तरीके से आप जानते हैं E डैश सिमेट्रीज वाले भी आपके पास LGO थे, तो आप E डैश लिखेंगे, उनके कैरेक्टर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब चीजें पेपर में करने को आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर आती है तो इसी तरीके जैसे आपने साई1 के का जो वेव फंक्शन फाइंड आउट किया है उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप फाइंड आउट कर। अगर आप E डैश लिखेंगे तो आप जानते हैं कि E डैश का जो E के लिए कैरेक्टर है वो कितना है, 2 है। C3 के लिए जो कैरेक्टर है कितना है, -1 है। तो दोनों बार C3 जहां भी है -1। C2 के लिए क्या है, 0। सिग्मा H अगर आप करते हैं तो सिग्मा H के लिए है 2 और S3 के लिए क्या है, -1। तो दोनों -1 और इसके लिए है 0। तो जब आप
पहला इसका वेव फंक्शन जो होगा, क्योंकि ई डैश जो है 2 होंगे, सीधी सी बात है, डबल डीजनरेट है ना, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 psi1 माइनस psi2 माइनस psi3 कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम खुद करते हो, तुम्हें बहुत ही जोर पड़ता है करने में। सिमिलरली ये तो सब 0 हो गया, 2 psi1 माइनस psi2 माइनस, यानी फिर से यही आ गया और फिर वो 0 हो गया, यही आ गया, यानी इसी का ट्वाइस हो गया। तो दिस इज योर वेव फंक्शन, जो कि सिंप्लीफाइड वेव फंक्शन है, ठीक है। और अगर आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि नॉर्मलाइज होने के बाद क्या आता है। टेंशन मतलब तुम्हें करना नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नॉर्मलाइज करने के बाद क्या आएगा, 2 psi1 माइनस psi2 माइनस psi3। अब यहाँ से आगे की कहानी समझते हुए चलो, ठीक है। अब हम ये समझ गए सर कि जो एलजीओ है ई डैश वाला, एक 2 होंगे ई डैश के एलजीओ, उनमें से एक जो है उसमें जो psi1 है, यानी psi1 हम इसको लेके चलें, psi1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ट्वाइस है किसके, जो psi2 और psi3 का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट जस्ट ट्वाइस है उनके, प्लस psi2 और psi3 जो है उनके जो फेज हैं सर वो भी psi1 वाले से क्या होंगे, अलग होंगे। तो हम जानते हैं ये बन गया है हमारा एलजीओ नंबर 2। और ये एलजीओ नंबर 2 किसकी सिमेट्री से मैच कर रहा है, हम जानते हैं ये उस वाले पी ऑर्बिटल के साथ मैच कर रहा था जिसकी एक लोब ऐसे है और एक लोब इस तरीके से। और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल था, आंसर इज सर पी वाई। जरा ध्यान से देखो, जैसे पी वाई में ये वाली नोडल प्लेन था, तो बिल्कुल सेम उसके एलजीओ में भी ये वाला क्या आएगा, एक नोडल प्लेन आएगा। दूसरा वाला जो शाई ई डैश 2 होगा, हम ये बात समझते हैं कि जो दूसरा वाला होगा बेटा उसका वेव फंक्शन के लिए, आप ये पी वाई के लिए था, दूसरा वाला किसके लिए था, पी एक्स के लिए था। तो पी एक्स जो था वो किस तरीके से था, इस तरीके से। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बात समझा रहा हूं, यही था पी एक्स। तो पी वाई में अगर ये वाला नोडल प्लेन रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला, तो पी एक्स में कौन सा रहेगा, ये वाला नोडल प्लेन, क्योंकि पी एक्स ऑर्बिटल इस तरीके से। तो तुम समझ गए, जो दूसरा वाला तीसरा जो एलजीओ बनेगा उसमें ये वाला प्लेन क्या होना जरूरी है, नोडल प्लेन, तभी उनकी सिमेट्री क्या होगी, मैच करेगी। दैट इज वाई जो psi1 से नोडल प्लेन पास होगा, जब नोडल प्लेन पास होगा तो यानी psi1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप जानते हैं कि psi1 0 हो जाएगा और एक के लिए अगर psi2 पॉजिटिव हुआ तो दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर उसे नॉर्मलाइज करोगे तो वेव फंक्शन आएगा psi2 माइनस psi3। तो इस तरीके से हमने आइडिया लगाया कि यहां पर ये, और देखो psi2 और psi3 के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल बराबर हैं इस तरीके से। तो अगर ये तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल में नोड है, बिल्कुल सेम नोडल प्लेन एलजीओ में भी होगी, ये पी एक्स की सिमेट्री का हो गया है। बात समझ आ रही है। तो दिस इज हाउ हम किसी भी मॉलिक्यूल के, देखो मैंने पूरा इतना डिटेल पढ़ाया है ना, इतना डिटेल कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या हमने सीखा। किसी के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन आना चाहिए। एक बोरोन का 2s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, एलजीओ कैसे बनेंगे उसका थोड़ा सा आइडिया, इंटरेक्शन, एक सिंपल डायग्राम। दूसरा होता है पूरा ग्रुप थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, जो कि टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आप सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा ये आइडिया दिया है बेटा कि चाहे तुम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में ना भी जाओ, तुम ये कैसे पता लगाओगे कि एलजीओस की क्या सिमेट्रीज होती हैं। एलएफटी तो इसीलिए हमारे समझ में नहीं आई क्योंकि एलजीओस की सिमेट्री का हमें कोई आइडिया नहीं था। तो दिस इज हाउ, अब मैंने बता दिया कि एलजीओ की सिमेट्री को कैसे निकालते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी बता दिया एलजीओस के वेव फंक्शन को किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से हम आइडिया लगाते हैं किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा BS3 में। अदरवाइज आप लोग ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप एमओ डायग्राम देखिए BS3 का, आ जाते हैं वापस एमओ डायग्राम पे। कहाँ है एमओ डायग्राम, ये रहा। तो कोई भी ये बात नहीं समझा पाएगा कि ये वाले दोनों सेम एनर्जी में कैसे हुए जब इंटरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो मैं बिल्कुल जो मेन मैंने पढ़ाया था, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, उस पर चलते हैं बेटा, क्योंकि वहीं से अब हम सारी बात समझ पाएंगे। हम ये समझ गए हैं जो 2s जो है इस वाले के साथ इंटरेक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी सिमेट्री भी A1 है, इसकी सिमेट्री भी क्या है, A1 है। ये होगी A1 सिग्मा 1, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, A1। दूसरी बात, क्योंकि PX और PY की जो सिमेट्री है वो है कैसी, ई डैश, और ये दोनों की जो सिमेट्री है वो भी क्या है, ई डैश है। तो इसलिए दो डबली डीजनरेट इक्वल एनर्जी वालों से इक्वल एनर्जी वाले ही एलजीओ इंटरेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम जगह नोडल प्लेन आएगा। इसमें ये हो गया नोडल प्लेन, इसमें ये वाला नोडल प्लेन होगी, क्योंकि यहाँ से नोडल प्लेन पास करेगा तभी सिमेट्री इनकी मैच करती है। तो ये वाले पॉइंट को इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, नोड बोल रहे थे कि psi1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा।
एनर्जी इक्वल का पॉइंट समझ में आ गया। ये ई डैश सिमेट्री के रखते हैं। जो ये वाले ऑर्बिटल है पीजेड, ये A2 डबल डैश सिमेट्री का है, जिसके बारे में भी हमें आइडिया लग गया है, हम पॉइंट ग्रुप से बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके बारे में भी हमें आइडिया लग गया है। ये A1 स्टार है और ये E डैश स्टार है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद ही आ सकती है। ठीक है, तो BS3 का एमोडाइग्राम तक बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाओ। H2O का पढ़ा दिया है, BS3 का पढ़ा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। Subscribe our YouTube channel and download app now.